नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है, लेकिन फिर भी दिल्ली में मंथन चल रहा है। मंथन किस बात को लेकर चल रहा है, पेच कहां फंसा हुआ है, असल में उसी की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जहां बताया जा रहा है कि वहां पेच फंसा हुआ है, क्या असल में वही मसला है? क्या यही तय करना है कि डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या यही तय करना है कि केशव प्रसाद मौर्य को क्या दिया जाएगा? क्या यही पेच है जिसके लिए वहां मैराथन चल रही है, या कहानी कुछ और है? तो असल में कहानी क्या है, इसे जानने समझने के लिए उस परिणाम को देखना होगा जो परिणाम 10 मार्च को आया। सही मायने में वो परिणाम ही बताएगा कि जो मैराथन चल रही है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, उस मैराथन के पीछे का रहस्य क्या है और क्या वजह है कि इस पर इतना गहन चिंतन और मनन हो रहा है। तो वो क्या है, उससे पहले हम थोड़ा एक बारगी उस परिणाम पर नजर डालते हैं जो परिणाम 10 मार्च को आए और जिसमें भाजपा को 255 सीटें मिली। मैं इसमें एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, उस गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं जिस गठबंधन के साथ भाजपा 250 सीटें लेकर आई। हम सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हैं जिसे 255 सीटें मिली। सवाल यह उठता है कि ये जो 255 सीटें इन्हें मिली और 111 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, और समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो 10% बढ़ गया। 2017 में 21% था, 21.5%। 2022 में सपा का वोट परसेंटेज हो गया 32। यहां हम सिर्फ सपा की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन की नहीं। 10% की जो बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी असल में चिंता का सबब है, और चिंता का सबब वो 58 सीटें हैं जहां जीत का मार्जिन 10,000 से कम है। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, वो 58 सीटें जो भाजपा ने जीती हैं, और हम इसको थोड़ा डिकोड करें तो 19 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा की जीत का अंतर 5,000 से कम है, और 8 ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर 1,000 से कम का है, और उसके बाद जो तकरीबन 31 सीटें बचती हैं उनमें जीत का अंतर 10,000 से 5,000 के बीच में। इस तरह 58 ऐसी सीटें हैं। अगर हम 5 से 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक लोकसभा माने तो तकरीबन 10 सीटें ऐसी आ जाएंगी इन 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा की जहां हार जीत का मार्जिन बड़ा कम है। इसको साधना है, यह कैसे सही हो, यह एक बड़ा मसला है। फिर अगर आप दूसरा पहलू देखें कि अगर हम गठबंधन को मिलाकर देखें, तो जब आप गठबंधन को मिलाकर देखेंगे तो 6वें और 7वें चरण में भाजपा की जो स्थिति रही, इससे एक चीज यह निकल कर आती है कि 7वें चरण में ओम प्रकाश राजभर, मतलब राजभर वोट का बड़ा प्रभाव रहा। यही वजह है कि आजमगढ़, जहां पिछली बार भाजपा को सीटें आई थी, मऊ जहां पिछली बार भाजपा को सीटें आई थी, गाजीपुर जहां पिछली बार भाजपा को सीटें आई थी, जौनपुर जहां पिछली बार भाजपा ने बड़ा बेहतर किया था, बलिया जहां पिछली बार भाजपा ने बड़ा बेहतर किया था, बस्ती मंडल जहां पिछली बार भाजपा ने बड़ा बेहतर किया था। ये वो इलाके हैं, फरेंदा, ये वो वहां पिछली बार बजरंग सिंह जीते थे, इस बार वहां बीरेंद्र चौधरी जीत गए। इस पर मनन करना जरूरी है कि आखिर में कुर्मी जो खिसका, वो खिसका तो उसको कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि अपना दल का जो प्रभाव दिखाई दिया वो मिर्जापुर मंडल में दिखाई दिया, बनारस में तो जो कुछ हुआ वो प्रधानमंत्री का प्रभाव रहा। और आप उस पर सोचिए कि प्रधानमंत्री 3 दिन तक बनारस में रहते हैं, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के खाते में 27 सीटें जाती हैं। यह बड़ी बात है। असल में यह चिंतन मनन का विषय है। चिंतन का विषय यह है कि लाभार्थी योजना ऐसा तो नहीं है कि जो वेलफेयर स्कीम वो खाली पश्चिम में सीमित थी,
और वेलफेयर स्कीम में कोई इस तरीके का सिस्टम लगा हुआ है कि इनको मिलेगा उनको नहीं मिलेगा। वो तो यहां की जो 24 करोड़ आबादी है उसको उसका लाभ मिल रहा है। उसके बाद भी जब आप छठवें और सातवें चरण में आते हैं तो वेलफेयर स्कीम का वो लाभ भाजपा को मिलता नहीं दिखता है जो लाभ आप पहले के चरणों में देखिए, आप पहले में देखिए, दूसरे में देखिए, तीसरे में देखिए, चौथे में देखिए। आखिर क्या वजह है कि पांचवें, छठवें, सातवें में यह आकर सीमित हो जाता है? ये चिंता का विषय है और ये चिंतन का विषय है। वो इसलिए चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इन पहलुओं पर मनन और मंथन चल रहा है। मनन और मंथन इस पर चल रहा है कि राजभर फैक्टर को कैसे न्यूलिफाई किया जाए, ये जो कुर्मी वोटर खिसका है इसको कैसे न्यूलिफाई किया जाए, जाटों को कैसे जोड़ा जाए और इनकी सहभागिता बढ़ाई जाए, गैर जाटों को कैसे और करीब लाया जाए। आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में पासी भाजपा के साथ रहा, लेकिन जब कौशांबी में आप पहुंचते हैं तो वहां पासियों का मत व्यवहार बदल जाता है। यह चिंता का विषय है और इस पर मंथन होना जरूरी है। कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम नहीं होगा, मुझे लगता है कि इस तरह की मैराथन को लेकर वहां लोग नहीं बैठे हैं। वहां विमर्श इस बात को लेकर नहीं है। हां, एक पहलू हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि जब आप पूरब की गणना करते हैं, पूर्वांचल की बात करते हैं और सेंट्रल यूपी की बात करेंगे, आप बुंदेलखंड की बात करेंगे, तो मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा ये एक वोटर है और ये मायने रखता है। लेकिन सिर्फ उसी पर चिंतन हो रहा है, ये थोड़ा जो है अतिशयोक्ति हो जाती है। ये बात ठीक है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उस पाले में है और इस पाले में केशव प्रसाद मौर्य है। केशव प्रसाद मौर्य के रहते हुए भाजपा को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ अगर हम शाक्य, सैनी और वोटर के लिहाज से देखें तो। चूंकि अगर होता तो कम से कम जो स्वामी प्रसाद मौर्य इधर से उधर गए तो उधर वो कम से कम जीतते, चूंकि इधर उनको भरोसा नहीं था। इधर मतलब पडरौना में उनके बिरादरी की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन वो पडरौना छोड़कर फाजिल नगर गए चूंकि उनको समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण पर ज्यादा भरोसा था बरक्स अपने समीकरण के। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि वो ये समझ रहे थे कि जिसका वो नेता कभी हुआ करते थे, अब उसके नेता एक छत्र नेता वो नहीं रह गए हैं और संभवतः एक छत्र क्या, अब एक मात्र, और अब वो नेता रह ही नहीं गए। उसका एक मतलब ये भी है। तो ये ठीक बात है कि इस वोटर को अपने पाले में बनाए रखने का एक जद्दोजहद है। चूंकि ये जो वोटर है, इस वोटर के बारे में ये माना जाता है कि जहां कांटे की लड़ाई होती है वहां ये वोटर बड़ा डिसेसिव हो जाता है। तो जाहिर तौर पर यह एक विषय हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी विषय पर और इसी पर पेच फंसा हुआ है, ये तो मुझे लगता है कि इस पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ये पेच का विषय नहीं है। विषय 2024 का चुनाव है और जो परिणाम आए हैं उन परिणामों ने परेशान किया है। उन परिणामों पर मंथन हो रहा है कि ये जो टूटन है, इस टूटन को कैसे रोका जाए। क्योंकि जब 10% वोट बढ़ता है समाजवादी पार्टी का, तो इसका यह भी अर्थ निकलता है कि उसने तमाम बिरादरियों में अपनी सेंध लगाई है। अभी ये सेंध है, ये बिरादरी ही खिसक न जाए, मंथन इस पर है। क्योंकि देखिए, वेलफेयर स्कीम हर जगह समान रूप से चली है, लेकिन वो जब पूर्वांचल में आती है तो उस वेलफेयर स्कीम पर जाति हावी हो जाती है। ये बड़ी बात है। एक तर्क और जो ये दिया जाता है कि नहीं साहब टिकट वाला, तो टिकट वाला आप देखिए 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था तब भी किसी का टिकट नहीं काटा गया था। उस समय भी कहा जा रहा था कि अगर टिकट नहीं कटेगा तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन तब भी टिकट नहीं कटा था और तमाम लोगों को रिपीट किया गया था। इसलिए यह तर्क उतना बड़ा और डिसेसिव नहीं जान पड़ता है। क्योंकि अगर आप बात वेलफेयर स्कीम की करते हैं तो वेलफेयर स्कीम को यहां भी होना चाहिए था। पश्चिम में भी बहुत औरों का टिकट नहीं कटा। ऐसा नहीं है कि पश्चिम में एक लाइन से सबका टिकट काट दिया गया हो, वहां भी टिकट नहीं कटे थे। वहां जो टिकट बंटवारा हुआ था वो उस टिकट को लेकर वहां भी सवाल उठे थे और
मध्य में बटे थे तो भी सवाल उठे थे, और पूर्वांचल में लेकर ज्यादा हलचल थी कि नहीं यहां टिकटों के बंटवारे में गड़बड़ी हुई है। लेकिन 2019 में भी ऐसा हुआ था। तो असल सवाल यह है कि वो जो जातिगत संतुलन है, वो ऐसा लगता है कि उस जातिगत संतुलन में कुछ घालमेल हो गया है, और वो घालमेल इतना प्रभावी हुआ कि समाजवादी पार्टी 10% मत चुराने में कामयाब हो गई। अब अगर वो ये जो मत उसने हासिल किया है उसकी वजह जो भी रही हो, अब अगर वो बढ़ाती है तो अगर उसके गठबंधन को मिलाकर देखा जाए तो उसको तकरीबन 35.5% वोट आ गए। अब वो अगर वो बढ़ाती है तो ये समस्या का सबब बन जाएगा 2024 के चुनाव के लिए। इसी वजह से वहां मंथन ये चल रहा है कि उसमें पश्चिम भी हो, उसमें पूरब भी हो, उसमें मध्य भी हो, उसमें बुंदेलखंड भी हो, उसमें जाटो भी हो, उसमें ओबीसी भी हो, उसमें अति पिछड़ा भी हो, मतलब ओबीसी में भी अति पिछड़ा हो, उसमें ब्राह्मण भी हो, उसमें क्षत्रिय भी हो, मतलब वो तमाम जो क्षेत्रीय संतुलन है वो, और वो तमाम बिरादरियां जो भाजपा से जुड़ी रही, नहीं टूटी, उनको भी बनाए रखा जाए, और जो टूटकर निकल गई, जिनमें थोड़ा बहुत विचलन देखा जा रहा है, उनको दोबारा भाजपा से जोड़ा जा सके। ये सब कैसे हो, असल में मंथन इस बात का चल रहा है। और ये चीजें, ये पहलू जब तक स्पष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक नहीं जान पड़ता है कि कुछ फाइनल कोई खबर आएगी, तब तक तो ये मंथन चलता रहेगा। अब उसके बीच ये कयासबाजी जरूर चलेगी कि ये साहब फलाने हो सकते हैं, ये ढिमकाने मंत्री हो सकते हैं, ये वो मंत्री हो सकते हैं, ये कयास है। असल जो वहां माथापच्ची है, वो माथापच्ची पूर्वांचल में घटी सीटों को लेकर है, समाजवादी पार्टी के बढ़े मत प्रतिशत को लेकर है, 58 सीटों पर जो जीत का अंतर इतना कम है उसको लेकर है, वेलफेयर स्कीम का प्रभाव एक हिस्से तक रहा उसको लेकर है, फिर जो जाटो वोट मिला उसको कैसे बनाए रखा जाए उसको लेकर है। तमाम जद्दोजहद इन बातों को, हां उसमें ओबीसी फैक्टर है कि उसे भी जोड़ा जाए, लेकिन इस पूरी चर्चा में वो एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि पूरी जो लड़ाई है, जो पूरी मैं ये कहूं कि परिचर्चा है, उसके केंद्र में सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य, ऐसा नहीं। मुझे जान पड़ता है यह पूरा परिणाम है जिसकी समीक्षा हो रही है, और उस समीक्षा के आधार पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट तय होगी, और यही पेच है जिस पर वहां मंथन चल रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।